बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नसरुल्लाह मलिक। नाज़रीन, इमरान खान साहब ने जो बयानिया अख्तियार किया है उसके बारे में DGISPR कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा वाज़ेह कह चुके कि ना इस्टेब्लिशमेंट ने कोई ऑप्शंस दी थी, इमरान खान साहब के सामने रखी थी, ना ही हमारे जो असासे एटमी असासे वो गैर महफूज हैं, और जो एलामिया जारी किया गया था सिक्योरिटी कमेटी का उसमें कहीं साजिश का लफ्ज़ मौजूद नहीं है। लेकिन उसके बाद आज शेरी मज़ारी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा हैं, इंसानी हकूक़ की वज़ीर रही हैं, उन्होंने अपने ट्वीट में कहा है कि ऑप्शन इमरान खान साहब की तरफ से इस्टेब्लिशमेंट को नहीं दी गई। सवाल ये पैदा होता है कि जो ये सारे मामलात में बातचीत भी कर रहे थे वज़ीर दिफा परवेज़ खटक साहब, वो मौजूद भी हैं, ट्विटर को चलाना भी समझते हैं, सोशल मीडिया पर आकर अपनी बात भी कर सकते हैं, लेकिन उनकी बजाय शेरी मज़ारी जवाब दे रही हैं। शेरी मज़ारी कह रही हैं कि कोई ऐसी ऑप्शन जो है वो हुकूमत की तरफ से इस्टेब्लिशमेंट के सामने नहीं रखी गई। गोया जो भी बयानिया इख्तियार कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उस पर सवालात पे मज़ीद सवालात उठते चले जा रहे हैं। इमरान खान साहब ने पेशावर में जलसा किया और पूरे जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने जो कुछ कहा वो आपके सामने है। ना अपनी हुकूमत की कारकर्दगी बयान की, ना ये बताया 3.5 पौने 4 सालों में उन्होंने क्या किया। जो वादे करके वो हुकूमत में आए थे, जो बयानिया लेकर वो आए थे, करप्शन के खात्मे का बयानिया, महंगाई को ख़त्म करने का बयानिया, 1 करोड़ नौकरियों का बयानिया, 50 लाख घरों का बयानिया, साथ साथ वो ये बयानिया लेकर आए थे कि मुल्क की इकानमी को बेहतर करने के लिए इतना टैक्स, इतना रेवेन्यू इकट्ठा करेंगे कि पाकिस्तान को किसी के पास जाकर भीख नहीं मांगनी पड़ेगी, किसी से जाके मदद नहीं लेनी पड़ेगी। ये सारे बयानिया इमरान खान साहब अब पीछे रख चुके हैं। अब एक ही बयानिया उनके हाथ में है कि अमेरिका उनकी हुकूमत को निकालना चाहता था और अमेरिका ने उनकी हुकूमत को निकाला और पाकिस्तान अब गैर महफूज है। वो खुददार पाकिस्तान की अब बात कर रहे हैं। गोया इस बयानिए के पीछे, जिसके पीछे इमरान खान साहब छुप रहे हैं, इस बयानिए की मुस्तकबिल में क्या हैसियत होगी। अगरचे कौम बड़ी जज्बाती है, इस वक्त इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के हैशटैग चलाए जा रहे हैं ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान बड़े एक्टिव हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के सामने जो सवालात रखे जाने चाहिए वो कारकर्दगी का सवाल रखा जाना चाहिए, वो आवाम से किए गए वादे पूरे करने का सवाल रखा जाना चाहिए। वो ये उनसे पूछा जाना चाहिए कि आपके पास जो 3.5 पौने 4 साल थे उसमें आपने मुल्क की इकानमी के लिए क्या किया, पाकिस्तान को दुनिया के एक ताकतवर मुल्क बनाने के लिए आपने क्या किया। और जिस बयानी की वो बात कर रहे हैं, क्या हकीकी मानों में ऐसी सूरत हाल है? अफवाज पाकिस्तान तरदीद कर चुकी। फिर जैसे कि मैंने कहा, शेरी मज़ारी साहबा मैदान में आई है, परवेज़ खटक साहब खुद आकर कोई ऐसा मौक़िफ़ इख्तियार करने को तैयार क्यों नहीं है। इसके साथ साथ इसी बात का भी जायज़ा लेंगे और देखेंगे कि जो इमरान खान साहब जो जलसों में जाके इस वक्त सिर्फ यकनुकाती एजेंडे पर कि उनकी हुकूमत को किसी गैर मुल्की ताकत ने हुकूमत से हटाया है, और इसके साथ साथ वो सबको नो कर चुके, अमरीकियों को वो ताने मार रहे हैं। क्या ये बयानिया इलेक्शन के लिए भी कारगर साबित हो सकता है, या ये मोमेंटम इस वक्त जलसों का है और जलसों में इमरान खान साहब के लिए लोग आते रहेंगे, उनके जलसों में वाह वाह होती रहेगी, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आइंदा इंतखाबात के लिए ये बयानिया एक मौसर बयानिया साबित हो सकता है। इसमें बात करेंगे। साथ साथ महंगाई की खबरें कुछ जो कम होने की उम्मीद थी, आज बिजली के निर्ख तो बढ़ गए, अगरचे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ना बढ़ी, लेकिन साथ साथ शाहिद खाकान अब्बासी साहब हों, मिफ्ता इस्माइल साहब हों, सारे कह रहे हैं कि साबका हुकूमत की वजह से पेट्रोल की कीमत और जो है बिजली की कीमत इसको रोका गया था। तो गोया ये इजाफा आने वाले दिनों में पे जो है इसका सामना करना पड़ सकता है। ये भी आज के प्रोग्राम का मौजू होगा, और प्रोग्राम के आखिरी जो हिस्से में ये भी बात करेंगे कि इकानमी के साथ साथ अदम बर्दाश्त का रवैया। सियासत का दान तो एक दूसरे से बगलगीर होते हैं, इत्तेहाद भी बनाते हैं, मिलजुल भी लेते हैं, इकट्ठे बैठते भी हैं, लेकिन सियासी कारकुन एक दूसरे से इतने दूर होते चले जा रहे हैं कि एक हरीपुर एबटाबाद में एक दोस्त ने अपने दोस्त की जान भी ले ली। ये बयानिया कितना ख़तरनाक हो सकता है, अदम बर्दाश्त की सूरत हाल कितनी बड़े चैलेंज हो सकती है पाकिस्तानी सोसाइटी के लिए। प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं मुल्क के सीनियर साफ़ी तजियाकार जनाब मज़हर अब्बास साहब। मज़हर अब्बास साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मज़हर अब्बास साहब, पहला सवाल तो मेरा आपके सामने यही है, शेरी मज़ारी साहबा तो जो है वो तरदीद कर रही हैं जो कुछ DGISPR ने कहा कि हुकूमत की तरफ से ऑप्शंस दी गई थी इस्टेब्लिशमेंट के लिए, तरदीद कर रही हैं शेरी मज़ारी, और जो इन मामलात में बातचीत कर रहे थे वज़ीर दिफा परवेज़ खटक साहब, वो खामोश बैठे हैं। जी शुक्रिया मलिक साहब।
मतलब ताज्जुब की बात है, क्योंकि अगर उस मुलाकात में कुछ लोग थे तो शाह महमूद कुरैशी हो सकते हैं, परवेज़ खटक हो सकते हैं, शहबाज गिल साहब हो सकते हैं, फवाद चौधरी हो सकते हैं। ये वो लोग हैं जो उनकी सियासी टीम का हिस्सा हैं इमरान खान साहब की। और अगर उधर बात हुई है या अलग बात हुई है तो इन्हीं लोगों ने बात की होगी। तो इनमें से तो किसी ने इस बात की तरदीद नहीं की, DGI ने जो कहा है। तो शीरी मदारी साहिबा ने किस बुनियाद पे किया? क्या वो ये इमरान खान के बिहाफ पे बोल रही हैं या किसके बिहाफ पे बोल रही हैं, या ये कि वो गवर्नमेंट की स्पोक्स पर्सन हैं जो ये बात कर रही हैं? तो इस चीज़ को क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है DGI ने जो बात की है वो आमीन दरअसल फ़ौज के तर्जुमान है और उसकी तर्जुमानी कर रहे हैं, आर्मी चीफ के बिहाफ पे वो ये बात कह रहे हैं। तो उसी लेवल पे जवाब आना चाहिए। दूसरी बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है मलिक साहब, वो ये कि देखिए अभी पिछले 14 साल हो गए इस मुल्क में डेमोक्रेसी के तसलसल को। आप तीनों अदवार देख लें, पहले उठा लें जरदारी साहब का 2008-2009 में जब नवाज शरीफ साहब का लॉन्ग मार्च था, तो जरदारी साहब ने गारंटी के लिए किसे बुलाया और क्यों बुलाया? यानी जनरल अशफाक परवेज कियानी को क्यों बुलाया गया? क्या जरदारी साहब या पीपल्स पार्टी खुद इस मसले को पॉलिटिकली टैकल नहीं कर सक रहे थे? आप आ जाएं 2014 में नवाज शरीफ वजीर आजम, किसको बुलाया कि इमरान खान और डॉक्टर ताहिरुल कादरी को समझाएं? जनरल राहील शरीफ को क्यों? क्या वो खुद नहीं जा सकते थे? और मुझे याद है कि जो उनकी जर्नलिस्टों से मुलाकात हुई थी उस वक्त, तो मैंने खुद नवाज शरीफ साहब से ये कहा था कि आप क्यों सामने कंटेनर, आप चले जाएं, आप पॉलिटिकल लीडर हैं, आप पॉलिटिशियन हैं, आप प्राइम मिनिस्टर हैं, उधर एक ऑपोजिशन लीडर जो है वो एहतजाज कर रहा है, आप जाके उससे बात क्यों नहीं कर सकते? फिर आप उठा लें कि इमरान, ये जो 3 ऑप्शंस हैं, इसमें आर्मी चीफ या DGI के आने की जरूरत क्यों थी? उनको बुलाया क्यों गया? क्यों बुलाया वजीर? क्या वो शाह महमूद कुरैशी, परवेज खटक के थ्रू जाते, ऑपोजिशन से बात करते? वो मना कर देते, आके आप जो भी आपने किया वो आप वही करते। तो हम गैर ज़रूरी तौर पे बिल्कुल अननेसेसरी, हो क्या रहा है मलिक साहब? हो ये रहा है कि हमारे यहाँ आज वो लोग नहीं हैं जो लोग पॉलिटिकल मीडिएशन करते थे, जो लोग सियासी मुज़ाकरात पे यकीन करते थे। ना आज नवाबजादा नसरुल्लाह खान जैसे लोग हैं, ना मीर गौस बिजंजो जैसे लोग हैं, ना गफूर साहब जैसे लोग हैं, ना शाह नूरानी, इवन हासिल बिजंजो जैसे लोग भी अब नहीं रहे। तो अब क्या हो रहा है, एक हार्ड पोजीशंस होती हैं, और हार्ड पोजीशंस में जब तसादुम की राह होती है तो हम जो भी वक्त का वजीर आज़म है वो आर्मी चीफ को बुला लेता है कि जी आप वो कर लें। तो कल तो फौज के तर्जुमान ने जो सबसे अच्छी मुस्बत मुझे बात लगी, उन्होंने कहा कि फौज आइंदा मुल्क में मार्शल नहीं लगाएगी, पाकिस्तान का मुस्तकबिल जमहूरियत से वाबस्ता है। अब ये जिम्मेदारी सियासतदानों की है, लिहाजा ये कहना कि ऑप्शंस इधर से नहीं थे उधर से, तो उन्होंने तो कह दिया, डिनाई कर दिया। तो अब मुझे बताएं कि इसका पैमाना कौन तय करेगा कि ये ऑप्शंस कहां दिए गए थे, किसने दिए थे? ये बताएं। शीरी मदारी साहिबा ये भी तो कहती है ना कि मजहर अब्बास साहब जी लेकिन मजहर अब्बास साहब, आपने कहा कि मार्शल लॉ नहीं लगेगा, फौज के तर्जमान ने वाज़ेह कह दिया, लेकिन हालात जिस तरफ जा रहे हैं, जैसे कि पेशावर में इमरान खान साहब ने खिताब करते हुए अदलिया के खिलाफ बातचीत की, अदलिया को ललकारा, कहा 12 बजे अदालतें कहाँ खुलती हैं, मेरा कसूर क्या था? फिर साथ साथ इमरान खान साहब जिस तरीके से एटमी असासों की बात कर रहे हैं, अगरचे फ़ौज के तर्जमान उस पर कह चुके हैं कि एटमी असासे महफूज हैं, माजी की तमाम हुकूमतों ने इसमें बड़ा किरदार अदा किया, फिर साथ साथ वो सियासत में जिस तरीके से ललकार रहे हैं, हुकूमत नहीं चलने दूंगा, शिबाशी पाकिस्तान आके दिखाओ तो सही। यानी ये जो रवैया है इमरान खान साहब का, बजाय इसके कि वो अपनी 3.5 पौने 4 साल कारकर्दगी अवाम के सामने रखते, एक बयानिए के पीछे इमरान खान साहब जाके छुप गए हैं। ये बयानिया कितना ताकतवर होगा पब्लिक के लिए, आइंदा इंतखाबात के लिए? देखिए मलिक साहब, एक तो ये हो सकता है बहुत से लोग और करते हैं मुझसे इख्तिलाफ, मैं अब भी ये समझता हूँ कि ये गलती है, इमरान खान साहब को इस तरीके से डिसलॉज नहीं करना चाहिए था। यानी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आईनी तरीका ज़रूर है, लेकिन आप बताएं कि अगर 1-1.5 साल पहले आप किसी की गवर्नमेंट को डिसलॉज कर दें इस तरीके से, और अब वो प्रॉब्लम जो आएगी वो शहबाज शरीफ साहब पे आएगी या इसकी गवर्नमेंट पे आएगी, इनकी गवर्नमेंट पे आएगी कि वो उस 1.5 साल का हिसाब उनसे लिया जाएगा। तो जो बातें आप कर रहे हैं
वो हिसाब तो इमरान खान से मैं 5 साल बाद लेता कि जी 5 साल का आपने ये वादा किया था कि आप 50 लाख जो है वो घर बना के देंगे, 1 करोड़ नौकरियां देंगे। ये तो वादे, क्योंकि हम वो फिर एक्सक्यूज यही होता है ना फिर कि मुझे इस तरीके से निकाला गया है, मुझे टेन्योर पूरा नहीं करने दिया गया, मेरे खिलाफ साजिश हुई, अब हुई या नहीं हुई है वो एक अलग बहस है। लेकिन वो इस बयानिए को लेके चल रहे हैं क्योंकि वो ये समझते हैं कि अगले इलेक्शन में अगर वो अपनी कारकर्दगी को ओवरकम कर सकते हैं, यानी जो जाहिर है परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, गुड गवर्नेंस, और उनकी गवर्नमेंट अनपॉपुलर हो रही थी, उनको तो अपोजिशन ने एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दे दी कि जिस पर वो खेल रहे हैं। और जाहिर है वो जिस चीज पर खेल रहे हैं, और पाकिस्तान में आपको पता है, हमें आपको पता है कि पाकिस्तान में अमरीकी मुखालिफ जज्बात की बिना पे मुत्तहिदा मजलिस अमल 2002 में खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नमेंट बनाने में कामयाब हो गई थी। एक बड़ी अपोजिशन के तौर पे पहली मरतबा पाकिस्तान में मजहबी जमातों को इतना वोट पड़ा था, और वो सिर्फ इस वजह से कि 2001 में जो अमरीकी इत्तेहादियों ने अफगानिस्तान पे हमला किया था, तो अमरीकी मुखालिफ जो मुजाहरे हुए थे। और दूसरी बात जो इमरान खान कहते हैं रात 12 बजे, तो इमरान खान साहब को याद होगा 2007 में कोर्ट टाइमिंग्स ख़त्म हो गई थी जब इमरजेंसी लगी। जी। उसके बाद रात 8 बजे जो है अदालत लगी, और कोई गालिबन 10-11 बजे फिर एक पूरा फैसला जारी हुआ जो 7 जजेस पर मुश्तमिल था। और उस वक्त इमरान खान समेत बहुत से पॉलिटिशियन शाराए दस्तूर पे थे, हम इंतज़ार कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करती है। तो बाज़ सूरतों में सुप्रीम कोर्ट लगती है रात को ऐसी सिचुएशन में जहां कॉन्स्टिट्यूशनल, जहां जाहिर है एक तरह का कू हो जाए या एक बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस खड़ा होने जा रहा हो, तो वहां लग जाती हैं। हालांकि अदलिया का जो तारीखी रिकॉर्ड हमारे सामने है वो कोई बहुत अच्छा नहीं है कि अगर अदलिया वाकई तारीख रकम करती पाकिस्तान में, तो आज 58 का माशाल्लाह भी नहीं लगता, 62 का भी, 69 का भी नहीं लगता, 77 और 99 का भी नहीं लगता। तो मेरा ख्याल है कि पॉलिटिशियंस को इस चीज़ को सोचना पड़ेगा कि वो सोसाइटी को किस तरफ ले जा रहे हैं। जिस तरह आपने वाकया, अफसोसनाक वाकया, जो सूरत हाल बन रही है, जो पोलराइजेशन हो रही है माशरे की, उसमें तो इस तरह के वाकये गली मोहल्लों में होना शुरू हो जाएंगे। तो मतलब बात साहब, फिर आइंदा इलेक्शन कैसे लड़ा जाएगा अगर इमरान खान साहब इसी तरीके से ललकारते रहे अपने जलसों में अपने मुखालफीन को? आइंदा इंतखाबात पुरअमन हो सकेंगे? देखिए, पहले तो चीज़ ये कि इलेक्शंस कब होंगे। जाहिर है इमरान खान साहब तो चाह रहे हैं कि इलेक्शन, क्योंकि इस वक्त उनके वो सड़कों पे हैं, बड़ी तादाद में लोग उनको सुनने आ रहे हैं, वो ये समझ रहे हैं कि वो अगर इस वक्त अगले 2-3 महीने में इलेक्शंस होते हैं तो उन्हें कभी यकीन है कि इस बयानिए की बुनियाद पर वो अगला इलेक्शन भारी अक्सरियत से जीत सकते हैं। ये उनकी पूरी थिंकिंग है, और इसी वजह से उन्होंने इतनी बड़ी तादाद में 123 के करीब लोगों ने रिज़ाइन कर दिया। अब अगर कल पंजाब असम्बली में हमजा शहबाज जीत जाते हैं तो इस चीज़ का कभी इम्कान है कि PTI के लोग वहाँ से रिज़ाइन कर दें। फिर ऐन मुमकिन है आगे चल के खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट वो तहलील कर दें, असम्बली तहलील कर दें। मेरे ख्याल में लाहौर के जलसे में इमरान खान लॉन्ग मार्च की कॉल दे सकते हैं, और 2014 का रिवाइवल वाला धरना जो है वो धरना दोबारा रिवाइव कर सकते हैं। और वो इतना प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं उनके ख्याल में कि वो इतना प्रेशर बिल्ड कर लेंगे कि दूसरी कुव्वतें बीच में इस गवर्नमेंट को फोर्स करें कि आप इंतखाबात का ऐलान करें। आपको लगता है मजहर अब्बास साहब इंतखाबात कबल अज़ वक्त हो सकेंगे? देखिए, इस वक्त तो चीज़ ये है कि इस वक्त जो गवर्नमेंट है वो इमरान खान साहब जो गवर्नमेंट छोड़ के गए हैं उसका बाकी मानदा टेन्योर पूरा कर रहे हैं। अगस्त शेड्यूल के मुताबिक अगस्त 2023 में इलेक्शंस होने हैं, यानी उससे 3 महीने पहले जाहिर है आप इंटरम केयरटेकर गवर्नमेंट बन जाएगी। ये गवर्नमेंट इतनी आसानी से नहीं सरेंडर करेगी, क्योंकि जाहिर है PMLN और पीपल्स पार्टी और JUI उन्होंने एक बड़ी स्ट्रगल करके ये पोजीशन हासिल की है। तो एक कॉन्फ्रंट्रेशन बढ़ेगी, नहीं, गवर्नमेंट के लिए आसान नहीं होगा कि जल्दी इलेक्शंस पे जाएं। मेरा ख्याल है गवर्नमेंट एक डिफ़िकल्ट पोजीशन में होगी, क्योंकि वो ये चाहेंगे कि वो जब इलेक्शंस में जाएं तो वो कुछ रिफॉर्म्स करके जाएं ताकि उनको और कुछ लोगों को रिलीफ दे के जाएं
ताकि वो इलेक्शन में एक स्ट्रॉन्ग उसके मैंडेट लेने के लिए जा सकें। और उनका मुकाबला इस वक्त एक बहुत ही एग्रेसिव पॉलिटिशियन से है, जिसकी पब्लिक सपोर्ट मौजूद है, अच्छी खासी पब्लिक सपोर्ट मौजूद है। देखना सिर्फ ये है कि पंजाब का सियासी मंजरनामा क्या बनता है। पंजाब का सियासी मंजरनामा डिटरमिन करेगा कि इस्लामाबाद का मूड और पिंडी का मूड क्या बनता है। बहुत बहुत शुक्रिया मदर अब्बास साहब। प्रोग्राम एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे सोसाइटी के अंदर फैलती हुई अदम बर्दाश्त का। एक दोस्त ने अपने ही दोस्त को कत्ल कर दिया इस बुनियाद पर कि वो आपस में बहस कर रहे थे। एक इमरान खान साहब का हमायती था, एक इमरान खान साहब का मुखालफ था। जो हमायती था उसने अपने मुखालफ दोस्त को ही मार डाला। ये रवैया जगह जगह गली गली कूचे कूचे में देखने को मिल रहा है। और ख़ास तौर पर अगर आप सोशल मीडिया पर देखें तो आपको नज़र आता है किस तरीके से गालम गलूज का इस्तेमाल करते हैं सियासी कारकुन। और अगर लीडरशिप भी अगर इसको ना रोक सकी तो फिर इसका खुमियाजा कौन भुगतेगा। इस पर बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे मुल्क के मुमताज़ आलिम दीन और पाकिस्तान उलमा कौंसिल के चेयरमैन जनाब हाफिज़ तैयर महमूद अशवी साहब। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदेद। हमारा अलमिया ये है कि सियासतदान जो लीडरशिप है वो आपस में एक दूसरे के साथ बगलगीर भी होते हैं, इकट्ठे बैठते हैं, गप्पें लगाते हैं, रिश्तेदारियाँ करते हैं, लेकिन सियासी कारकुन एक दूसरे के खिलाफ मुहाजराई की तरफ चले जाते हैं, एक दूसरे को मारने पर तुल पड़ते हैं। और ख़ास तौर पर अगर हम PTI की बात करें, PTI का जो आजकल एक एग्रेशन है कारकुन के अंदर, एक गुस्सा है जिसका इजहार वो जगह जगह करता नज़र आता है, उससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हम सोसाइटी को किस तरफ लेकर जा रहे हैं। अब यही एक मिसाल ले लीजिए, असद उमर साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े सीनियर रहनुमा हैं, ज़ुबैर उमर साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा हैं। कभी आप ये नहीं सुनेंगे कि दोनों भाई आपस में बहस बसा करते हुए लड़ पड़े हैं, लेकिन सियासी कारकुन बहस करते हुए, एक दूसरे की लीडरशिप के खिलाफ बातचीत करते हुए गालम गलूज पर भी उतरते हैं, एक दूसरे पर मारने पर भी उतर आते हैं। ये रवैया बड़ा ख़तरनाक होता जा रहा है हमारी सोसाइटी के लिए। एक वाक़या जो एबटाबाद हरीपुर में पेश आया, जहाँ पे एक दोस्त ने अपने ही दोस्त को इमरान खान साहब को बुरा भला कहने पर जान से मार डाला। ऐसे कितने ही वाक़यात और बढ़ सकते हैं अगर इसको रोका ना गया। सियासतदानों को जलसों से खिताब करते हुए खुदारा ये सोचना चाहिए कि वहाँ जब वो गुस्सा दिखा रहे होते हैं, बड़े बड़े अल्फाज कह रहे होते हैं, बड़े बड़े धमकियाँ लगा रहे होते हैं, ये धमकियाँ अपने किसी उस अजीज़ को भी जाकर लगाएं जिसको अपने घर में बिठा के खाने खिला रहे होते हैं, उनसे बगलगीर हो रहे होते हैं, उनके साथ सीटों की एडजस्टमेंट कर रहे होते हैं कि तुम उस पार्टी में, मैं इस पार्टी के अंदर हूँ। यानी ये रवैया किस हद तक ख़तरनाक है, इसी में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे मुमताज़ आलिम दीन जनाब हाफिज़ तैयर महमूद अशवी साहब। हाफिज़ साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाफिज़ साहब, ये तो इस्लाम भी इजाज़त नहीं देता कि हम इख्तिलाफ राय पे किसी को कत्ल कर दें, लेकिन इस वक्त अलमिया ये है कि सियासी कारकुन एक दूसरे के खिलाफ डंडे उठा के निकले हुए हैं, एक दूसरे को मरने और मारने पर तुले हुए हैं। यानी ये रवैया किस तरफ लेके जा रहा है। आप साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है जी, अभी आई है बीच में आवाज आपकी। आपका सवाल मैंने कहा हाफिज साहब, ये जो सियासतदान तो जी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। मलिक साहब, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। आपने जितने हसास मौजू की तरफ आज तवज्जो दिलाई है और जिस दर्द दिल से सारी बात कही है, मैं आपका बड़ा ममनून हूँ। लेकिन अपनी गुफ्तगू से पहले मैं दो जो हादसात आज हुए हैं, एक अल-अक्सा की बेहुरमती जो आज इसराइली फ़ौजियों ने की है, और फिर आज हमारे जो शुहदा फ़ौज के जवान शहीद हुए हैं, तो ये दोनों हमारे लिए रमज़ान के इस मुक़द्दस महीने में तकलीफ़ दे हैं। अल्लाह तबारक व तआला शुहदा के दर्जात को बुलंद फरमाए और अल-अक्सा को जल्द अज जल्द आज़ादी नसीब फरमाए। मलिक साहब, बदकिस्मती है और बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि पिछले 10 सालों में अगर हम देखें, और बिलखुसूस ये जो तकरीबन 5, इसमें बड़ी शिद्दत के साथ सियासी कारकुनों में शिद्दत का रुझान आया। मजहबी जमातों के कारकुनों में भी हमने देखा कि वो इखलाक, वो रवैया, वो जो मोहब्बत थी वो ख़त्म होती चली गई। जबकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मुसलमान तो वो है जिसकी ज़ुबान, पहले कहा ज़ुबान, और हाथ से दूसरा इंसान महफूज रहे।
अब जो हालात हम देख रहे हैं, खा वो मैरियट का वाकया हो, खा वो तैमरगरा का हो जो अभी आपने बताया, या और ये बड़े दर्दनाक हैं। और हमारी कौमी क़यादत को इसकी तरफ सोचना चाहिए, हमारे कारकुनों को भी ये सोचना चाहिए कि हम अगर रात को किसी 5 स्टार होटल में चले जाएं या किसी अच्छे रेस्टोरेंट में चले जाएं तो ये सारी जमातों की लीडरशिप आपस में आपको बैठे एक ही जगह नजर आएगी, खाना भी खा रहे हैं, चाय भी पी रहे हैं, गप भी लगा रहे हैं, लेकिन निचली सतह के ऊपर जो एक शिद्दत आ गई है और जो एक शिद्दत पैदा हो गई है उसका खात्मा कैसे करना है। उसके खात्मे का एक ही रास्ता है कि सारी जो मजहबी सियासी जमातों की क़यादत है, खा वो मियाँ नवाज शरीफ साहब हों, मियाँ शहबाज शरीफ साहब हों, इमरान खान साहब हों, जरदारी साहब हों, मौलाना फजलुर रहमान साहब हों, ये अपने कारकुनों को ये बात कहें कि दूसरी जमातों का एक नजरिया है, सोच है, फिक्र है, उनका हक है वो नजरिया और सोच और फिक्र रखनी। और मेरे एक बुजुर्ग कहा करते थे, लेकिन हाफिज साहब फिर जलसे को गरमाया नहीं जा सकता ना। हाफिज साहब, जलसा गरमाया नहीं जा सकता जब तक आप किसी सियासी कायदीन के खिलाफ बात ना करें, उसे बेशर्म ना कहें, उसे घटिया ना कहें, उसे ये ना कहें मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तो सियासी माहौल, सियासी मजमा गरमाया नहीं जा सकता। देखिए, मेरे एक बुजुर्ग कहा करते थे और ये बात मैं कहता हूं, वो कहते थे अपनी माँ को गाली ना दिलवाओ, अपने लीडर को गाली ना दिलवाओ, अपनी बहन को गाली ना दिलवाओ। तो मैंने कहा जी कोई आदमी पागल है अपनी माँ को गाली देगा? वो कहते थे अपनी गाली ना दो। तो मैंने कहा जी कोई पागल है अपनी माँ बहन या अपने लीडर को गाली देगा? तो उन्होंने कहा जब तुम किसी के लीडर को गाली दोगे तो वो जवाब में तुम्हारे लीडर को गाली देगा, तुम किसी की माँ को गाली दोगे वो जवाब में तुम्हारी माँ को गाली देगा। तो ये काम बंद करो। हमारी क़यादत जो है उनके पास इस मुल्क के इतने मसाइल हैं कि ये किसी मसले के ऊपर भी कौम को जमा कर सकते हैं, कौम जमा हो सकती है। लेकिन ये जो बदजुबानी और तोहमतबाजी और फिर अब ये फतवेबाजी, हम पहले रोते थे मजहबी जमातों को, ओ यार मजहबी जमातों ने तो पैगाम पाकिस्तान करके वो तो एक दूसरे की इज्जत एहतराम एक दूसरे के साथ टेबल पे बैठे हैं, और जो हमारी सियासी जमातें हैं उनका अलमिया ये हो गया ये आपस में नहीं बैठ सकते। मैं आपको बताऊं, पिछले दिनों एक अफ्तार में मैं गया, वहां 2 मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन थे। तो मैंने उन्हें कहा यार बैठते हैं, तो वो फोटोग्राफर आया तो उन्होंने कहा मेरी तस्वीरें डिलीट करो भाई, तस्वीरें ना बनाना। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा हमारा लीडर नाराज हो जाएगा, उसको अगर पता चला मैं इसके साथ बैठा था। खाना वहीं खाया, अफ्तार वहीं किया, लेकिन कहा यार तस्वीर बाहर नहीं जानी चाहिए। यहां तक हम पहुंच चुके हैं। इन रवैयों को बदलने की जरूरत है और उसके लिए मैं समझता हूं कि एक मिसाक पाकिस्तान करने की जरूरत है। मियां शहबाज शरीफ साहब को अल्लाह ताला ने, लेकिन हाफिज साहब रवैया बदलेगा कैसे जब कहा जाता है कि जी फलां शख्स तो गद्दार है, अमेरिकी एजेंट है, और गद्दारी के फतवे जलसों में लगाए जाएं और दूसरों को अमेरिकी एजेंट कहा जाए? रवैया बदलेगा कैसे? नीचे कारकुन कैसे बदलेगा? मलिक साहब, ये हमारी बदकिस्मती है, ये कोई अब नहीं आया। आपने जुल्फकार अली भुट्टो के साथ क्या किया, आपने ज़िया-उल हक के साथ क्या किया, बेनजीर भुट्टो साहिबा के साथ क्या हुआ, नवाज शरीफ साहब के साथ क्या हुआ, इमरान खान को यहूदी एजेंट और क्या कुछ नहीं कहा गया। आज वो खान साहब बाकियों को अमेरिकी एजेंट कह रहे हैं। मुझे हंसी आती है, मैं चूंकि खुद इसका शिकार हुआ हूं कि क्या किसी सफारतकार से मिलने से आप गद्दार हो जाते हैं? क्या किसी सफारतकार के मिलने से आपका दीन चला जाता है, आपकी हुब्बुल वतनी चली जाती है? यार अजीब मजाक है। हम जो सियासी लोग हैं, और मेरे पास तो चूंकि एक अहम मनसब था, उसकी वजह से मैं तो दिन में 10-10 सफीरों को मिलता था। फिर तो मेरा तो पता नहीं हुब्बुल वतनी भी कहां चली गई होगी, ईमान भी कहां चला। इससे कुछ नहीं होता भाई मेरे। अगर किसी के पास शवाहिद हैं, किसी ने मुल्क से गद्दारी की है, दीन से गद्दारी की है, कौम से गद्दारी की है, तो वो शवाहिद ले आए। मैं कहता हूं इन इल्जामात पर जो मौजूदा हालात हैं, इसके ऊपर भी एक मुत्तफिका कौमी कमीशन बनाइए और फिर उस पर यह भी तय हो, ये ना खाली तय हो कि ये इल्जाम दुरुस्त है या गलत है, ये भी तय हो कि अगर ये इल्जाम गलत है तो फिर उसको सजा क्या दी जाएगी, और अगर दुरुस्त है तो उसको सजा क्या दी जाएगी। फिर वो कमीशन फाइलों में ना रह जाए, वो कौम को पता ही ना चले हुआ क्या है।
ये सिलसिला बंद होना चाहिए कि मेरे मफादात से आप टकराएं तो मैं आप पे कुफर का फतवा लगा दूं, मैं आपको गुस्ताखे रसूल बना दूं, मैं आपको यहूदी बना दूं और आपको अमरीकी एजेंट बना दूं, मैं आपको गद्दार। ये खुदा का वास्ता है, इस मुल्क के अंदर हमने रहना है। अगर पीटीआई ने 1.5 करोड़ वोट लिया है, नून ने भी लिया है, पीपल्स पार्टी ने भी लिया है, मौलाना फजलुर रहमान ने भी लिया है, हम सबको देखना चाहिए हम जा कहां रहे हैं। इसलिए मैं गुजारिश करता हूं आपके प्रोग्राम से, मोहतरम जनाब मियां शहबाज शरीफ साहब को अल्लाह ने मौका दिया है, वो इस वक्त हमारे वजीर आजम है, वो आगे बढ़े। मिसाके मईशत उन्होंने कहा था, मैं कहता हूं एक मिसाके पाकिस्तान कीजिए, एक टेबल पे सबको लाइए और सबसे पहला नुक्ता ये अदम रवादारी और अदम बर्दाश्त जो है इस पे होना चाहिए, क्योंकि अगर हमने इसकी तरफ तवज्जो ना की तो ये आगे इलेक्शन भी है, हालात भी हैं, फिर क्या होगा, गली गली में लड़ाई होगी। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, ये मोहल्ले मोहल्ले में लड़ाई होगी। और ये रवैया खाली मजहबी सियासी कारकुनों में नहीं, वकला में भी आ गया, आपकी सहाफी बरादरी में भी आ गया। तो इसके लिए सबको सोचना चाहिए, इमरान खान साहब को भी सोचना चाहिए, जरदारी साहब को भी सोचना चाहिए। और मैं समझता हूँ जरदारी साहब तो सबसे यारी लगा लेते हैं, वो बुला लें। अगर शहबाज शरीफ साहब के बुलाने पे कोई नहीं आता या किसी को एतराज है या तो जरदारी साहब बुला लें कोई और। अब हमारे पास लीडरान में से भी कोई बड़ा नहीं है, यही बड़े हैं हमारे, तो कोई इनमें से बुला के टेबल पे बिठाए, जो कौमी मसाइल है उनकी तरफ तवज्जो दे। ये जो कुफर के फतवे और गद्दारी के फतवे और ये अमरीकी एजेंट हम 40 साल से सुनते आ रहे हैं, किसके ऊपर ये इल्जाम नहीं लगा है, किसको मुल्क का गद्दार नहीं कहा गया है, ये सिलसिला बंद होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है आप साहब, हाँ साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपको पुराने वक्त देने का। नाज़रीन एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे बिजली के नर्ख तो बढ़ गए, पेट्रोलियम के नर्ख ना बढ़े, लेकिन क्या हुकूमत के लिए मईशत एक बड़ा चैलेंज है, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। पुराने एक बार फिर खुश आमदीद। डॉक्टर शाह हसन सिद्दीकी साहब ये बताइएगा कि आज बिजली के नर्ख तो बढ़ गए 4 रुपये 85 पैसे, पेट्रोलियम मसनूआत ना बढ़ी, कहा कि बढ़ाना ज़रूरी है लेकिन हम बढ़ा नहीं रहे। शहबाज शरीफ साहब ने इस इजाफे को रोक दिया। हुकूमत के लिए कितना बड़ा चैलेंज है, क्या कीमतें बढ़ानी हर हाल में पड़ेंगी? नहीं देखिए, बात ये थी कि हुकूमत की कोशिश ये है कि अगले साल जून का जो बजट पेश होना है अगले माली साल का, उसमें अगर महंगाई कम नहीं कर सकते तो कम से कम बढ़े ना। तो अब ये इनकी कोशिश ये थी कि पेट्रोलियम मसनूआत में जो उन्होंने बरकरार रखी हैं, ये बहुत अक्लमंदी का काम किया है, क्योंकि ये IMF से ये कहेंगे कि जनाब आपने पिछली दफ़े तो हमसे ये कहा था कि हम आपके कमिटमेंट पे भरोसा नहीं करते, हम आपके प्रेसिडेंट के ऑर्डिनेंस पे भी भरोसा नहीं करते, आप पार्लियामेंट से मंजूरी लेकर आएँ। तो अगर मुझे बढ़ानी है तो मुझे भी तो काबीना से और पार्लियामेंट से पूछना पड़ेगा, इसलिए तो मैंने ये नहीं बढ़ाई। तो ये बड़ा उनका एक दानिशमंदाना फैसला था मेरे ख्याल से। लेकिन हमें हर हालत में IMF का प्रोग्राम बहाल कराना है, इसमें कोई शुबे की बात नहीं है। तो अगर वो मजबूर करेंगे और ये कुछ अल्टरनेट प्रपोजल्स लेके जाते हैं, वो नहीं मानते, तो फिर बढ़ानी पड़ेगी, तो बढ़ाएंगे। डॉक्टर साहब क्या मौजूदा हुकूमत भी ये बयानियाँ लेकर चल सकेगी कि साबका हुकूमत की गलतियों की वजह से इस वक्त मईशत के मसाइल हैं? मेरे ख्याल से ये बहुत पिट चुका है, इसलिए कि एक सवाल और पैदा होगा, और वो सवाल ये पैदा होगा कि क्या मुख्तलिफ हुकूमतें जो उनका इंतखाबी मंशूर होता है उस पर अमल करती हैं या नहीं करती। क्योंकि मैं तो ये समझता हूँ कि जिस इंतखाबी मंशूर पर आप इलेक्ट होते हैं एक पार्टी और उसके मेम्बरान, अगर वो उस पर बुनियादी तौर पर अमल नहीं करते तो मैंडेट और हक हुक्मरानी ख़त्म हो जाता है। तो अभी ये जो सुप्रीम कोर्ट में 63A चल रही है, अगर उसमें खुद नोटिस लें या नई कानून साजी करके ये नहीं करते कि अगर मिसाल के तौर पर तहरीक इंसाफ ने अपने इंतखाबी मंशूर 10 नुकाती जो था उससे 100% इनहराफ किया तो उनका मैंडेट ख़त्म हो गया, हर मेंबर का ख़त्म हो गया। तो जो मेंबर हुकूमत को सपोर्ट करता है वो एक्चुअली मुनरफ हुआ। तो अगर हमें आइंदा अपनी मईशत ठीक करनी है तो ये कानून लाजमन बनाना पड़ेगा कि उसके ऊपर अमल करें, वरना हक़ हुक्मरानी ख़त्म। क्योंकि अगर इस्लाहात नहीं करते तो पाकिस्तान की मईशत कभी ठीक नहीं हो सकती, मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि हम 5000 अरब रुपया सालाना इनकम टैक्स की मद में कम वसूल कर रहे हैं उस कमिटमेंट से जो हम 25 साल से साल ब साल कर रहे हैं। अब वो 5000 की जो ये इनकम टैक्स कम हो रहा है, GST ज़्यादा है, तो उसको पूरा करने के लिए 2000 अरब हम तालीम में कट कर देते हैं। तो उसके आइन से इनराफ करते हैं कि 23 मिलियन बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, आप बजट कम कर रहे हैं
तो आइन तो 25A ये कहता है कि मुफ्त तालीम देनी है आपने 5 से 25 साल के बच्चे को। तो अगर आप रेवेन्यूज नहीं इकट्ठे करते, तालीम का बजट करते हैं, तो पार्लियामेंट उस बजट को पास कैसे कर रही है? वो तो गैर कानूनी बजट हो गया। तो ये बड़े बुनियादी सवाल है, 25A में बड़ा वाज़ेह लिखा गया है। तो अगर हम रूल ऑफ लॉ ही नहीं करते, आइन को रिजेक्ट कर रहे हैं, तो ये IMF के पास जाते हैं ना, आप सूबों से पूछते हैं, जो चाहे चला गया, जो चाहे एमनेस्टी दे देते हैं। इन चीज़ों को अगर ख़त्म नहीं करते तो कोई सवाल नहीं पैदा होता कि मईशत ठीक होगी। डॉक्टर साहब, ये 40 रुपये गवर्नमेंट को देने की बात हो रही है, गवर्नमेंट 40 रुपये देगी तब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बराबर होंगी। वाकई हुकूमत को इतनी सब्सिडी देनी पड़ेगी, और अगर देनी पड़ेगी तो कैसे देगी हुकूमत? देखिए, एक बुनियादी बात ये थी कि इस वक्त तो हमारा कहना ये था कि आपने रुपए की कदर जब ज़बरदस्ती गिराई थी, यानी अगर 2014 में चले जाएं तो आलमी मंडी में तेल की कीमतें $140 की थी और पाकिस्तान में 110 थी। आज 110 पेट्रोल है तो आपके 160 हैं, यानी आपने 100 अरब रुपया ताकतवर तबकों को कमाने के लिए आपने रुपए की कदर गिराई इंपोर्ट करके, तो वो तो उन्होंने कमा लिया। अब आप उनसे इनकम टैक्स लेने में आपको क्या तकलीफ है? या जो मैं हमेशा से कह के आता हूँ, कानून बना हुआ था कि जिन लोगों ने टैक्स एमनेस्टी से फ़ायदा नहीं उठाया, जिनके असासे पाकिस्तान में मौजूद हैं, कानून मौजूद है, हुकूमत के पास असासों की तकलीफ डिटेल्स हैं, तो आप उनसे लेने के बजाय 22 करोड़ आवाम और जो है अवाम के मुल्क की मईशत को तबाह कर रहे हैं, और कानून तोड़ के उन लोगों को जिन्होंने टैक्स एमनेस्टी से फ़ायदा नहीं उठाया, मुल्क के अंदर असासे रखे, उन पर हाथ डालने से शर्मा रहे हैं। तो ये कब तक इस तरीके से गलत चीज़ चलती रहेगी? अगर ये 900 अरब रुपए आप ले लेते हैं जो कि चंद महीने में मिल सकते हैं, हुकूमत को ले सकती है, वो नहीं करना चाहते, तो ये अशराफिया की मईशत को जब तक उससे आप पीछा नहीं छुटाएंगे, अवाम को एजुकेट नहीं करेंगे, तो ये अवाम पर जुल्म होता रहेगा। मगर मैं आपको सिर्फ एक बात बता दूं, आज भारत का ग्रोथ रेट 7.5 है, बांग्लादेश का 7 है और हमारा 4 है। भारत की जो महंगाई 6 है, हमारी 13 है। तो कभी तो हम सोचें कि ये हो क्या रहा है यहाँ पर। 4% पर तो कुछ भी आप नहीं कर सकते, जबकि आप बेतहाशा आप कर्जे ले रहे हैं बाहर से, पर कभी प्राइवेटाइजेशन कर देते हैं, कभी अवाम को कुचल देते हैं। तो ये चलेगा नहीं इस तरीके से। अब ये सोचना ही पड़ेगा कि हमें जो है